हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आबिद रोशनी। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एसआरए का सेक्शन 6। अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने सेक्शन 5 को डिस्कस किया था, अभी भी इस वीडियो में सेक्शन 6 को डिस्कस करूंगी। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 क्या है? सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा, उस पर्सन के द्वारा सूट है जिसको कि डिस्पोजेस किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट्स है, पहले बेयर एक्ट की लैंग्वेज से पढ़ते हैं। देखो, इसका पहला वन पॉइंट जो बेयर एक्ट में है, फर्स्ट वो है इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस, अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को क्या कर दिया गया, डिस्पोजेस कर दिया गया विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। इतना समझते हैं पहले। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस, यानी किसी को अगर डिस्पोजेस कर दिया गया है, कैसे किया है? बिना उसकी कंसेंट के किया है। तो डिस्पोजेस किया है बिना उसकी कंसेंट के किया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से किया है। अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और जो डिस्पोजिशन हुआ है वो मतलब लॉ के प्रोसेस से नहीं हुआ है, अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स लॉ है, यानी कि फोर्सफुल डिस्पोजिशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वह व्यक्ति ही और एनी पर्सन, वह व्यक्ति, ठीक है, क्या करेगा? सूट फाइल करेगा। किसका? कि मुझे मतलब उसका रिकवरी का, ऊपर उसमें पोजीशन का सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, ग्राउंड क्या है उसके पास? सिर्फ एक ग्राउंड है कि उसको डिस्पोजिस किया गया है उस प्रॉपर्टी से। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे जो मैंने एरो ये स्टार लगाया है, यहाँ से जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2018 में। ठीक है, तो यहाँ पे यह व्यक्ति, ठीक है, और एनी पर्सन, कोई और व्यक्ति शूट कर सकता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि वो व्यक्ति भी शूट कर सकता है थ्रू हुम ही हैज़ बिन इन पोजीशन, और एनी पर्सन जिसके द्वारा वो पोजीशन में है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कैसे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से बताती हूँ। जैसे देखो, ए जो है, ए ने रेंट पे दिया है अपना लैंड जो है बी को, अपना हाउस बी को। ठीक है, अब जो बी वहाँ पे रह रहा है रेंट पे, बी जो है ए को प्रॉपर रेंट पे कर रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सडनली क्या होता है कि सी जो है बी को फोर्सफुली डिस्पोजेस करता है और सी वहाँ पे एंटर हो जाता है। ठीक, अब सी यहाँ पे एंटर हो गया उसकी प्रॉपर्टी में, और क्या है, देखो ए को क्या हुआ है, ए यहाँ पे जो ए कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है इससे। ए कौन है? यहाँ पे लैंडलॉर्ड है। ठीक है, डिस्पोजेस बी को किया है, लेकिन ए भी अफेक्ट हुआ है क्योंकि ए को रेंट मिलना बंद हो गया। सब वो जो रेंट भी नहीं दे रहा अब, क्योंकि वो तो फोर्सफुली, वो तो एक ट्रेसपासर की तरह रह रहा है, तो वो रेंट भी नहीं दे रहा बी ए को, और वो वहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी में एंटर कर चुका है। अनलॉफुली वहाँ पर रहना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ए है ना, वो भी सूट फाइल कर सकता है। अब बी को डिस्पोजेस किया, बी तो कर ही सकता है, यहाँ पे ए भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये 2018 का अमेंडमेंट है जो कि विद इफेक्ट फॉर्म था 1/10/2018 से। ठीक है, और जो अमेंडमेंट था ना, ये था जो 2018 का एक्ट था ना, 18 का नंबर का, 18 नंबर का एक्ट 2018 का, और 1/10/2018 से ये विद इफेक्ट फॉर्म हुआ है। ठीक, क्लेमिंग थ्रू हिम एनी or may by suit recover positions thereof, notwithstanding any other titles that may be set up in such a suit। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्शन 6 में जो सूट फाइल होगा ना, वो किसी और टाइटल पे नहीं होगा, किसी और ग्राउंड पे, किसी और बेस पे नहीं होगा। तो सर यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है कि भैया मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया है और मैं सेटल पोजीशन में था, मैं सेटल पोजीशन में था, मुझे डिस्पोजेस कर दिया गया है। ये यहाँ पे पहला जो है वो फर्स्ट पॉइंट है, वो कह रहा है। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेक्शन 6 में क्या है? नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉड। आप देखो, सेक्शन 6 में आप सूट ना कुछ कंडीशंस में ही कर सकते हो। सेक्शन 6 आपको एक लिमिटेशन में बांध देता है, लिमिट है कुछ सेक्शन 6 की, और उसके बाद आप उस सेक्शन 6 में आप सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सूट फाइल कब नहीं कर सकते? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोज, जिस दिन से आपको डिस्पोजेस किया उसके बाद 6 मंथ हो चुके हैं, उसके बाद आप सूट फाइल नहीं कर सकते। 6 मंथ का पीरियड खत्म, आपका जो यहाँ पे राइट है 6 में सूट फाइल करने का, वो भी एंड हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। और आप यहाँ पे सेक्शन 6 में गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। इनकी अगर गवर्नमेंट आपको किसी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करती है फोर्सफुली या कैसे भी, तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट के सेक्शन 6 में जाके सूट फाइल नहीं कर सकते। ठीक, आगे देखते हैं। आप देखते हैं बेयर एक्ट का सेक्शन, इसका पॉइंट 3, नो अपील शैल लाई from any order or decree passed in any suit instituted under these sections, nor shall any revisions
ऑफ एनी सच ऑर्डर्स और डिग्री बी अलाउड। यानी कि यहाँ पे साफ साफ है कि ना ही आप सेक्शन 6 का जो डिसीजन होगा उसके अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो और ना ही उसके अगेंस्ट आप रिवीजन में जा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अपील का राइट भी नहीं है। आपके जो भी डिसीजन हुआ वो आपको फॉलो करना, वो मानना पड़ेगा। नहीं अपील का प्रोविजन है, ना ही रिवीजन का प्रोविजन है। लेकिन हाँ सॉरी, रिव्यू का प्रोविजन नहीं है, लेकिन आप रिवीजन फाइल कर सकते हो। रिवीजन यहाँ पे लाई होगी, ठीक है, रिवीजन यहाँ पे लाई होगी, लेकिन अपील और रिव्यू यहाँ पे अलाउ नहीं है सेक्शन 6 के सूट में। ठीक, आगे देते हैं, इसका 4th पॉइंट देखते हैं। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू इंस्टीट्यूट suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। यानी कि सेक्शन 6 कह रहा है कि सेक्शन 6 यहाँ पे ये पॉइंट कह रहा है कि इस सेक्शन के अंदर नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार, आपको नहीं रोकता, ये सेक्शन आपको नहीं रोकता कि आप सूट फाइल करो, किसी और प्रोविजन में आप सूट फाइल करो अपने टाइटल को लेके। यानी कि सेक्शन 6 का सूट तो किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास टाइटल है तो आप सेक्शन 6 में ही बाउंड नहीं हो, आप किसी और प्रोविजन में भी सूट कर सकते हैं, कि आप सेक्शन 5 में भी सूट कर सकते हो। ठीक है, इसी ग्राउंड को लेके कि मुझे डिस्पजेस कर दिया, अनलॉफुली डिस्पजेस किया, ये ग्राउंड को लेके आप अंडर सेक्शन 5 SRA रेड विद आर्टिकल 64 वो सेम सूट उसमें भी कर सकते हो। ठीक, तो ये आपको मतलब अगर आपके पास टाइटल है तो आपको ये बार नहीं कर रहा कि आप कहीं और सूट नहीं, आपने अगर सेक्शन 6 का सूट किया है तो आप फिर आप बाउंड हो गए, आप कहीं सूट फाइल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जैसे 6 के सूट के बाद आप कहीं और भी सूट किसी और प्रोविजन में सूट फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप जान लेते हैं कि इसका पॉलिसी क्या है। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? द पॉलिसी बिहाइंड सेक्शन 6 इज टू प्रिवेंट एनी डिस्पोजिशंस ऑफ एनी पर्सन बाय अनलॉफुल मीन्स। अगर अनलॉफुल मीन्स से किसी को डिस्पोजिस किया तो उसको प्रिवेंट करना है, उसे रोकना है। सेक्शन 6 के पीछे की जो पॉलिसी है वो जस्ट ये है कि वो प्रिवेंट करेगा, वो रोक रहा है उन व्यक्तियों को जो अनलॉफुली डिस्पोजिस किए जा रहे हैं। ठीक है, वेयर एज अ पर्सन इन सेटल पोजिशन, अगर वो सेटल पोजिशन में है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट ही शुड नॉट बी डिस्पोजिज इवन बाय द रियल ओनर। ठीक है, रियल ओनर बाय द अनलॉफुल मीन, अगर रियल ओनर भी अनलॉफुल मीन से डिस्पोजिस करता है तो उसके अगेंस्ट भी सूट फाइल किया जा सकता है अंडर सेक्शन 6 में। यानी कि सेक्शन 6 क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है एनी डिस्पोजिशन को जो अनलॉफुल तरीके से किए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो इसमें मैं आपको इसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसमें जो जरूरी पॉइंट्स है वो मैं एक साथ रख के सारे डिस्कस कर देती हूँ कि इसमें जरूरी क्या है, जैसे 6 के सूट फाइल करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है कि द पर्सन सुइंग वॉर इन पोजीशन, सबसे पहले जो व्यक्ति सूट कर रहा है वो पोजीशन में होना चाहिए। ठीक, वो पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, द पर्सन सुइंग मस्ट हैव बीन डिस्पोज, उसको डिस्पोजिस किया गया हो। द डिस्पोजिशन मस्ट हैव बीन विदाउट हिज कंसेंट, डिस्पोजिशन जो है बिना उसकी कंसेंट के होना चाहिए। ठीक है, अगर वो व्यक्ति खुद वहाँ से उस हाउस से उसने अपने आप को मतलब वहाँ से खुद वो वहाँ से हटा है और बाद में वो शूट फाइल कर दे, ऐसा नहीं है, उसको डिस्पोजिस होना चाहिए, मतलब उसी कंसेंट के बिना उसको डिस्पोजिस किया गया ये होना चाहिए। यहाँ पे द डिस्पोजिशन मस्ट बी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। द डिस्पोजिशन मस्ट बी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और क्या होना चाहिए, मतलब सिर्फ मतलब लॉ के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। ठीक, द सूट मस्ट बी ब्रॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 6 मंथ के अंदर ही आप सूट फाइल करोगे फ्रॉम डेट ऑफ डिस्पोजिशन से, आपको 6 मंथ के अंदर अंदर ही सूट फाइल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि द पर्सन स्विंग वॉज इन पोजीशन में होना चाहिए। इसके अलावा भी जो अमेंडमेंट आया उसमें ये भी ऐड हो गया है कि जिसके थ्रू वो रह रहा है वो व्यक्ति भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक है, जैसे लैंडलॉर्ड है वो भी फाइल कर सकता है, या जैसे कोई और व्यक्ति जिसके थ्रू आप उस प्रॉपर्टी में एंटर हुए वो भी सूट फाइल कर सकता है। ठीक, अब 2018 से। ठीक, अब देखो एक केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड वर्सेस सिंडिकेट बैंक 1992 का केस है। द कोर्ट हेल्ड दैट द पर्पस बिहाइंड सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट इज टू यहाँ पे रिस्टेन करना है पर्सन्स को फ्रॉम यूजिंग फोर्स, है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जस्ट किसी व्यक्ति को रोकना है क्या करने से, वो फोर्स यूज कर रहा है, उसको फोर्स यूज करने से रोकना है, एंड टू डिस्पर्जिस अ पर्सन्स विदाउट हिज कंसर्न, किसी को बिना उसकी कंसर्न डिस्पोजिशन करने से रोकना है, अदरवाइज देन इन ड्यू को, अगर वो अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है तो। अगर लॉ के प्रोसेस से आप किसी को हटा रहे हो तो वो ठीक है, लेकिन अगर आप अनलॉफुली किसी को डिस्पोजिस करो तो वो जस्ट वो रोकना है, उसको प्रिवेंट करना है, सेक्शन 6 की जो पॉलिसी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। The relief under section 6 is a specific relief,
जो रिलीफ हम ग्रांट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक रिलीफ है, यानी कि स्पेसिफिक है, ठीक है, जनरल नहीं है, कुछ कंडीशंस के साथ है, स्पेसिफिक रिलीफ है। द पर्सन विल हैव टू प्रूव दैट ही हैड सेटल पोजीशन एंड डिस्पोज्ड बाय द डिफेंडेंट, वो सेटल पोजीशन में था, उसको डिस्पोज कर दिया गया डिफेंडेंट के द्वारा, उसको प्रूव करना होगा ये। नाइदर पार्टी कैन रेज द प्ली ऑफ द टाइटल एंड देयर आफ्टर इवन इफ द ट्रेसपासर who was in settled positions and if dispossessed by the real owner he can file a suit under section 6 में and obtain the possessions back from the real owner। तो यानी कि यहाँ पे जो कोई भी पार्टी जो है वो टाइटल रेज नहीं कर सकते, ठीक है, टाइटल सेक्शन 6 में कोई भी पार्टी, दोनों पार्टी में से कोई भी अपना टाइटल रेज नहीं कर सकते। इसीलिए अगर एक ट्रेसपासर भी एंटर होता है और वो सूट फाइल करता है, उसको आपने डिस्पोजेस कर दिया और वो सूट फाइल करता है, तो सिर्फ इतना ही होगा कि क्या आप उसमें पोजीशन में थे, वो कहेगा यस हाँ, तो उसको वो पोजीशन मतलब वो दे दिया जाएगा, भले ही वो रियल ओनर के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो यहाँ पर रियल ओनर के अगेंस्ट भी सूट जो है ग्रांट किया जा सकता है इसमें। इन सेक्शन 6 में द कॉज ऑफ एक्शन इज सिमिलर टू दी 60 आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट, सेम इसमें भी क्या है, लिमिटेशन एक्ट में भी क्या कह रहा है, 64 आर्टिकल क्या कह रहा है इसका कि ग्राउंड क्या है कि डिस्पोजेस कर दिया गया हो, ठीक है। सेम यहाँ पे 6 में भी क्या है कि भाई मैं पोजीशन में था और मुझे अनलॉफुली डिस्पोजेस कर दिया गया है, वेयर इन ऑल्सो द कॉज ऑफ एक्शन सेटल पोजीशन एंड डिस्पोजेस, ठीक है, सेटल पोजीशन था एंड डिस्पोजेस किया गया है। The difference between section 6 and 64, neither the plaintiff nor the defendant can raise the issue of title। यहाँ पे क्या है देखो, सेक्शन 6 में और डिफरेंस क्या है कि दोनों पार्टीज मतलब जो है अपना टाइटल रेज नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे ना प्लांटिफ और ना डिफेंडेंट अपना टाइटल रेज नहीं कर सकते। वेयर इन neither the plaintiff nor the defendant can raise the issue of his title, कोई अपना टाइटल इशू नहीं कर रहा है। whereas in article 64 the defendant can raise his title in his written statement, लेकिन यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो रिटन स्टेटमेंट में टाइटल रेज कर सकता है, ठीक है। एंड वंस ही डज सो द प्लांटिफ कैन ऑल्सो रेज द इशू ऑफ टाइटल, अगर एक बार डिफेंडेंट ने रेज करे तो प्लांटिफ अपना टाइटल रेज कर सकता है, लेकिन ये 6 में नहीं होगा, ये आर्टिकल 64 में होगा। तो इसको मैं दोबारा पढ़ती हूँ एक बार। द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 6 एंड 64 में क्या है कि नाइदर द प्लांटिफ नॉर द डिफेंडेंट कैन रेज द इशू ऑफ टाइटल, ठीक है, दोनों अपना टाइटल रेज नहीं कर सकते। ये मतलब इसमें सेक्शन के जो मेन है ये कि दोनों अपना टाइटल रेज नहीं कर सकते, यानी कि ना प्लांटिव रेज करा ना डिफेंडेंट रेज करा। लेकिन वेयर इन आर्टिकल 64, लेकिन हम आर्टिकल 64 को देखें, ठीक है, 6 में तो दोनों नहीं करेंगे यार, 64 भी कह रहा है मतलब सेक्शन 6 में तो दोनों रेज नहीं कर सकते, किसी भी पोजीशन पे नहीं कर सकते, और आर्टिकल 6 कह रहा है ये वहाँ पे ये टाइटल आप रेज नहीं करोगे। लेकिन अगर वेयर इन आर्टिकल 64 द डिफेंडेंट कैन रेज हिज टाइटल इन हिज रिटर्न स्टेटमेंट, वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट टाइटल को लिख सकता है, वो अपने टाइटल को वहाँ पर डाल सकता है, ठीक है, कि मैं प्रॉपर्टी में क्या क्या मतलब मेरी मतलब इस प्रॉपर्टी मेरा क्या राइट है, वो उस पर मेंशन कर सकता है, ठीक है। एंड वंस ही डज सो द प्लांटिफ ऑल्सो कैन रेज हिज टाइटल, तो यहाँ पे अगर एक बार डिफेंडेंट रेज करे तो प्लांटिफ भी फिर अपना टाइटल रेज कर सकता है अगर उसके पास होगा टाइटल तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। The suit of section 6 is not bar the suit under section 5 read with article 64 and under section 5 read with article 65 and 64, यानी कि सेक्शन 6 आपको बार नहीं कर रहा है, आप सेक्शन 6 के होते हुए सेक्शन 6 भी इन दोनों में भी आर्टिकल्स पे भी आप सूट फाइल कर सकते हो रेड विद सेक्शन 5 के साथ, ठीक है। If in a suit of section 6 the issue of the title was raised and was heard and finally decided, देखो अगर सेक्शन 6 में द इशू ऑफ टाइटल वॉज रेज्ड एंड वॉज हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट, ठीक है, अगर रेज हुआ है टाइटल का इशू रेज हुआ है और दोनों पार्टी से डिसाइड कर दिया गया है इन अ सब्सिक्वेंट सूट रेस जुडिकाटा ऑन दैट इशू विल नॉट अप्लाई, तो रेस जुडिकाटा दूसरे सूट पे जो है रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, नॉट अप्लाई एज द इशू ऑफ द टाइटल इन द फॉर्मर सूट ऑफ सेक्शन 6, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ पे इशू आ रहा है टाइटल का तो वो कैसा होगा सेक्शन 6 में वो मेरली कोलैटरल और इंसिडेंटल होगा, यानी कि मटेरियल इशू नहीं है। टाइटल का तो इशू अगर रेज हो रहा है कोर्ट उसको देख भी रहा है डिसाइड भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो मटेरियल इशू नहीं है, मेरे प्रॉपर्टी में टाइटल है कुछ, वो मटेरियल इशू नहीं है सेक्शन 6 के लिए, वो कैसा है, वो कोलैटरल है या फिर वो इंसिडेंटल इशू है, ठीक है, मटेरियल इशू नहीं है, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। उसी सेम ग्राउंड में दूसरा सूट फाइल करती हूँ तो उस पर रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक।
हु हैज़ द बर्डन ऑफ प्रूफ इन सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास होगा, यहाँ पे प्लेंटिफ के पास होगा, दैट ही हैड इन सेटल पोजीशन एंड डिस्पोजिस बाय द डिफेंडेंट, कि वो सेटल पोजीशन में था, उसको डिस्पोजिस कर दिया गया, ये प्लेंटिफ को प्रूफ करना होगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको थोड़ा सा एक पूरा समझा दूँ कि सेक्शन 6 एक्चुअल में पूरा है क्या। देखो ए था, ए जो है वो था सेटल पोजीशन में एंड डिस्पोजिशन वॉज अनलॉफुल। सेटल पोजीशन में था, डिस्पोजिशन हुआ उसका, वो अनलॉफुल था, विदाउट हिज कंसेंट था, एंड नॉट इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ भी नहीं था। ठीक है, अब ए के पास क्या रेमेडी है, उसने क्या किया, सेक्शन 6 में सूट फाइल करता है सारे के, किस लिए करता है, री पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, उस पोजीशन को मतलब दोबारा पाने के लिए, है ना, उस पोजीशन को बैक, उस प्रॉपर्टी को उसने दोबारा से उस प्रॉपर्टी में क्या की, उसको पोजीशन जो है वो दोबारा मिल जाए, उसने रीपोजिशन के सूट किया। अब देखो, और जो पोजीशन 2, ठीक है, मैंने बता दिया कि वो क्या अनलॉफुल डिस्पोजिशन, उसको जो डिस्पोजिशन अनलॉफुल था, और विद इन 6 मंथ वो सूट फाइल करेगा। ठीक है, उसने विद इन 6 मंथ भी किया। ठीक, उसने सेक्शन 6 को सूट किया है, वो 2 ग्राउंड है कि वो अनलॉफुल पोजीशन था उसका, और विद इन 6 मंथ उसने सूट फाइल कर दिया। लेकिन सपोज करो कि जो 6 मंथ का पीरियड है वो लैप्स हो गया है, तो क्या फिर वो क्या करेगा, क्या सेक्शन 6 में वो सूट कर सकता है, तो फिर क्या करेगा वो, अगर ये पीरियड लैप्स हो जाता है सेक्शन 6 मंथ का, तो वो सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 में सेम सूट कर सकता है ना। पढ़ लिया हमने आगे कि उसको क्या, वो सेटल पोजीशन में है और उसको डिस्पोजिस कर दिया, यही सूट वो कहाँ फाइल करेगा, सेक्शन 5 रेड विद आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट। तो फ्रेंड, एक कंप्लीट सेक्शन 6 था। अब इसमें डिफरेंस मुझे और इसमें बताना है कि सेक्शन 5 में और सेक्शन 6 में क्या डिफरेंस है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मैं इसमें डिफरेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सेक्शन 6 जो है समझ में आया है। अगर आपको ये समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।